हिंदी व्याकरण अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय है र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप, एक तो होता है र का सामान्य रूप। एक ये शिरोरेखा पर सी जैसी आकृति बनी हुई होती है जिसे हम रेफ कहते हैं, और ये जो वर्णों के नीचे ये वाली आकृतियाँ हम देखते हैं ये, तो इनको हम पदेन भी बोलते हैं। तो ये र के विभिन्न रूप होते हैं। अच्छा, ये र की मात्राएं नहीं होती हैं, ये र के रूप होते हैं। कई बार विद्यार्थियों को शंका रहती है कि र के रूप हैं या मात्राएं, अर्थात इनका प्रयोग कैसे होता है, किस शब्द में किस तरह ये लिखा जाएगा, कहाँ पर कौन सा वर्ण आना चाहिए, कौन सा र का रूप आएगा। तो इसको लेकर विद्यार्थियों में अक्सर शंका होती है। तो इस शंका का छोटा सा समाधान यहाँ पर है कि र के विभिन्न रूप 4 होते हैं। र का सामान्य रूप, ये रेफ रूप होता है, और ये दोनों पदेन रूप होते हैं जिनको अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द में र की स्थिति यदि वो सामान्य रूप है तो कैसे होगी। हम यहाँ देखते हैं राम, रवि, रसना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरंभ में र का प्रयोग किया गया है, राम, रवि, रसना। तो यहाँ पर जो र है वो अपने सामान्य रूप में है, अर्थात यहाँ पर र है जो स्वर सहित है। र किसी भी व्यंजन में यदि अ मिला होता है तो वो स्वर सहित होता है। तो यहाँ पर जो वो र है वो कैसे है, स्वर सहित है। तो यहाँ पर ये र का सामान्य रूप है। अब नीचे देखेंगे चरण, डरना, शरण। तो यहाँ पर मध्य में र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर र कैसा है, स्वर सहित है, सामान्य रूप में है। और यहाँ पर अंत में र का प्रयोग किया गया है। तो ये इस तरह से जब र लिखा जाता है शब्द में, या प्रारंभ में लिखा जाए, या मध्य में लिखा जाए, या अंत में लिखा जाए, तो ये र का सामान्य रूप होता है। र ही एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसके अनेक रूप होते हैं। अल्प प्राण है, ये घोष है, ये र अंतस्थ भी होता है, और मूर्धन्य ध्वनि है। तो यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से भी जुड़ता है। ये रूप र के रूप हैं, तो यह दूसरे व्यंजन से भी जुड़ता है। ये विशेषता किसी अन्य व्यंजन की हम हिंदी में नहीं देखते हैं। अब हम र के दूसरे रूप की बात करते हैं, स्वर रहित र की स्थिति। हमने पहले र की सामान्य स्थिति देखी थी, अब हम देखेंगे स्वर रहित र की स्थिति। जब शब्द के बीच में शब्द रहित र आता है तो उसको हम रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेफ। और इसको शिरोरेखा के ऊपर सी की आकृति के रूप में लगा देते हैं। तो हम इसको देखते हैं। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। इसे लिखा जाता है जब शब्द के बीच में स्वर रहित र लिखा जाता है तो उसे उसके बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के ऊपर में लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे का, स्वर रहित र और य। तो दोनों शब्दों के बीच में आया ये, लेकिन हमने क्या बताया आपको, इसके बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा पर इसको हम लिखेंगे कार्य। तो हम जब रेफ शब्द को पढ़ेंगे तो र का उच्चारण उससे पहले ही करेंगे। व्यंजन से, रेफ वाले व्यंजन से पूर्व ही हम र का उच्चारण करेंगे। और हम इसको स्वर रहित बोलेंगे तो ऐसे आवाज़ आनी चाहिए हमारे, कार्य, मुर्गा। देखिए यहाँ पर भी स्वर रहित रह बीच में आया है, लेकिन रेफ कहाँ लगेगा, गा पे लगेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मुर्गा। गर्मी,
यहाँ पे भी हम पीछे रेफ लगा देंगे क्योंकि ये बीच में आ रहा है और मैंने आपको बताया है कि यह उसके बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर लगेगा। धर्म, ध अधर और म, धर्म। आशीर्वाद, तो इनके बीच में आया और लगेगा कहाँ, वो बाद में लगेगा आशीर्वाद। वर्ष, वर्ष, तो ये क्या होता है, रेफ वाला र होता है जो जहाँ पर उसकी स्थिति होती है उसके बाद वाले वर्ण में वो ऊपर लगता है। अच्छा, हम जब ये वाले शब्द लिखते हैं तो रेफ का उच्चारण पहले करते हैं और उसके बाद वाले व्यंजन का उच्चारण बाद में करते हैं जिसके ऊपर रेफ लगा है। यदि अगला वर्ण मात्रा वाला है तो र अगले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है। देखो हमने यहाँ देखा मात्रा के यहाँ पर लग रहा है, तो मात्रा वाला वर्ण है तो र अगले वर्ण की मात्रा में लगता है। जैसे कि प्राचार्य, तो यह या की जो मात्रा है उस पर लगेगा। गर्वित, तो यह वी की जो मात्रा है वो उस पर लगेगा। ये इसको यहाँ पर ऐसे हमने करके दिखा दिया है, प्रा, चा, अधर और या, ग, अधर, वी और त। तो हम रेफ का समझ गए कि हम जब रेफ लगाते हैं तो दो शब्दों के बीच में यदि आधा र है तो उससे अगले वाले वर्ण पर हम उसको लगाएंगे और उसका उच्चारण उससे पहले करेंगे। जिस वर्ण पर ये लगा हुआ है तो आधे र का उच्चारण हम उससे पूर्व ही करेंगे। अब हम बात करते हैं स्वर सहित र की स्थिति। स्वर सहित र की स्थिति जो उसको हम क्या बोलते हैं, पदेन बोलते हैं और ये दो चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है, ये और ये। तो र के सामान्य रूप में भी मैंने बताया था कि स्वर सहित होता है र, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उससे उस स्वर रहित व्यंजन तो होता ही है लेकिन उससे पहले वाला जो वर्ण होता है ना वो स्वर रहित होता है। इससे पहले वाला वर्ण स्वर रहित होगा और र पूरा होता है। इसमें र क्या होता है, इसमें स्वर सहित होता है। इसलिए हमने यहाँ पर बोला है कि स्वर सहित र की, यहाँ पर बोला है हमने स्वर सहित र की स्थिति। तो स्वर सहित तो र तो सामान्य र के सामान्य रूप में भी था, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होगी कि स्वर सहित र से पूर्व वाला व्यंजन स्वर रहित होगा, अर्थात वो आधा ही होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदेन। पदेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगते हैं और वो शीर्ष पर लगता था, इसलिए उसको हम रेफ बोलते थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण जो स्वर रहित व्यंजन है अर्थात पहले वाले वर्ण के साथ जोड़ा जाता है। यह व्यंजन के पैर में लगता है, इसलिए इसे पदेन कहते हैं। तो जो वर्ण पाई वाले होते हैं उनमें तो ये चिन्ह लगता है, जैसे कि क्रम। तो ये क पाई वाला मतलब खड़ी रेखा वाला है, क खड़ी रेखा वाला है ये, तो यहाँ पर इसको ऐसे लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्रम, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्रम। तो क्रम में ये ध्यान रखेंगे क यहाँ दिखाई तो हमें पूरा दे रहा है और र की जरा सी ये हमको मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो दिखाई दे रही है ये तो पूरा है और ये आधा है, अर्थात ये स्वर रहित है। ये व्यंजन क व्यंजन स्वर रहित है। देखो ये स्वर रहित व्यंजन क है, ये र पूरा है और ये म है। इसी प्रकार चक्र में देखेंगे च, और यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, क क्या है, स्वर रहित है और जबकि ये मात्रा है जो र है, चक्र। तो यहाँ पर जो पाई वाले वर्ण होते हैं अर्थात डंडे लाइन वाले जो वर्ण होते हैं उनके यहाँ पर पदेन के रूप में ये ऐसे लगता है। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमें पूरा दिखाई देता है वो यहाँ पर अधूरा होता है और जो ये र की मात्रा होती है ये पूरी होती है। जो वर्ण गोलाकार होते हैं उनमें ये वाले चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात पाई रहित जो वर्ण होते हैं उनके नीचे हम र के पदेन रूप को ऐसे लगा देते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग ज़्यादातर ट वर्ग के
वर्णों के साथ होता है, जैसे कि ट्रक। तो यहाँ पर हमने पदेन रूप र का कैसे लगा दिया है, नीचे लगा दिया है। तो पाई वालों में तो साइड में केवल ये, और पदेन वाले में ये। तो ट्रक, तो यहाँ पे देखिए हमको ट पूरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर र का ये रूप दिखाई दे रहा है, पदेन रूप। तो लेकिन हम ध्यान रखेंगे पदेन रूप में र स्वर सहित होता है, अर्थात पूरा होता है, और जो ये बड़ा ये वर्ण मुख्य रूप से दिखाई देता है ये आधा होता है, ये स्वर रहित होता है। तो यहाँ पे ट स्वर रहित है, र पूरा है और क, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रक। ये ध्यान रखेंगे ये वाले जो पदेन रूप है हम इसको व्यंजन, जिस व्यंजन के नीचे लगा हुआ होता है उसके बाद उच्चारण करते हैं, उसके बाद उच्चारण करते हैं, जैसे कि ट्रक। तो हमने पहले ट का उच्चारण किया है, फिर र का किया है और फिर क का। राष्ट्र, तो हमने यहाँ पर पहले ट का उच्चारण करा है और फिर र का उच्चारण करा है। यहाँ पर भी ट आधा है अर्थात ट स्वर रहित है और र पूरा है, र स्वर सहित है। तो हमने पहले भी बोला है कि र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तब हम उसके पहले वाले वर्ण पर पदेन लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम ड्रामा, तो यहाँ पे ड के नीचे पदेन र का प्रयोग किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे ड्रा। तो हमने रा पूरा बोला है और ड को हमने आधा बोला है, स्वर रहित है ये ड्रामा, हम ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान देना आप बच्चों, एक तो ये है रेफ वाला और एक ये है पदेन वाला। इनमें क्या अंतर है, इसमें रेफ का उच्चारण जिस पर ये लगता है उस व्यंजन से पूर्व किया जाता है, जबकि इसमें र का उच्चारण जिस व्यंजन में ये लगता है उसके बाद किया जाता है। तो हम बोलेंगे तो हमारी शंका दूर होगी और हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। महत्वपूर्ण शब्द देखिए आप इसमें, र द की तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग होता है। दरिद्र में देखिए ये तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग होता है, जबकि ये पाई वाला अक्षर भी नहीं है और ये द है, तो ये तिरछी रेखा के रूप में। र ह के साथ ऐसे दिखाई देता है ये ह्रास, और र त व श के साथ त के नीचे लगा दिया जाता है तिरछी रेखा के रूप में, और श्र के साथ ऐसे बना दिया जाता है इसको ये करके श्रमिक। तो श के साथ र का प्रयोग कैसे होता है, ये दोनों जो श है ये त है और ये है, ये स्वर रहित व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, ये स्वर रहित व्यंजन है। अब बात होती है री की मात्रा। री की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे लगा दी जाती है। तो यह री और र में यह अंतर है कि री एक स्वर है और जबकि र एक व्यंजन है। री का उच्चारण हम आर आई री करते हैं और र का उच्चारण हम आर करते हैं। तो हम इससे बनने वाले शब्द को री से बोलना चाहिए हमको, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऐसे रिचा। तो हम रचा ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा क्या बोलेंगे इसको, रिचा। ये ह में र की मात्रा ऐसे लगी हुई है तो हम उसको बोलेंगे री। ह इसमें क्या है, आधा है, हृदय। ऐसे ही री की मात्रा के और शब्द हैं मृग, तो इसमें म तो आधा है और नीचे लगने वाला ये जो री है ये स्वर पूरा है। और क कृष्ण, इसमें क क्या होगा, क स्वर रहित है अर्थात आधा है, री पूरा है और श आधा है ही, दिख ही रहा है हमें, और न। तो ये री की मात्रा जिनके नीचे ऐसे लगती है तो ये वो तो पूरी होती है, लेकिन जिसके ऊपर लग रही है वो स्वर अधूरा रहता है। जबकि हमें यहाँ दिखाई क्या देता है कि ये म, ये क, ये पूरे दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये री पूरा आएगा और ये स्वर रहित व्यंजन होंगे अर्थात ये आधे होंगे, नित्य। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्वर रहित न री, आधा त और ये यहाँ पे भी आधा क री, आधा त और ये। तो हमें अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो फिर
हम अपनी वर्तनी लेखन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।